once again. This is Raj Osan. अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। घर पे बैठे बैठे लॉकडाउन में आप बोर हो रहे होंगे और आपकी पढ़ाई भी छूट रही है, इसलिए इस चैनल के माध्यम से आपकी पढ़ाई मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं गणित से शुरुआत करूंगा और इसमें भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर उठाऊंगा जो कि है त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री। ये आपके 10th का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि एग्जाम में भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से आएंगे। यूं तो इसे टफ माना जाता है, लेकिन इतने आसान तरीके से बताऊंगा कि आप त्रिकोणमिति के मास्टर बन जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको एनसीईआरटी से बताऊंगा, आप चाहो तो केसी सिन्हा, भारती भवन या कोई भी बुक, अच्छी बुक रख सकते हो। आप पूछोगे कि सर सबसे अच्छी बुक कौन सी होगी, तो आपके लिए स्टूडेंट फ्रेंड की एसएफ की बुक होगी। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले जानते हैं कि ये त्रिकोणमिति होता क्या है, इसका अर्थ क्या होता है। तो बहुत ही आसान है, त्रिकोणमिति शब्द में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। त्रि मतलब तीन, कोण मतलब एंगल, आप समझ रहे हो, कोण यानी कि एंगल जो दो किरण के बीच झुकाव से उत्पन्न होती है ना। मिति मतलब होता है मापन, यानी अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो त्रिकोणमिति का अर्थ होता है त्रिभुज का मापन। क्लास 10th में आप एक स्पेशल तरह के त्रिभुज के बारे में पढ़ोगे। पूरे त्रिकोणमिति में एक स्पेशल टाइप का त्रिभुज आएगा जिसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। नाम आप जरूर सुने होंगे, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसका कोई एक एंगल जो है 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है ना। कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का हो तो वो त्रिभुज कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। एक नजर डालते हैं त्रिकोणमिति के इतिहास पे कि त्रिकोणमिति की शुरुआत कब हुई। तो त्रिकोणमिति जो है बेबीलोन में आज से लगभग 4300 पूर्व ही इसे खोजा जा चुका था। वहां पे जिस प्रकार के बिल्डिंग्स मिलते हैं, जिस प्रकार के घर मिलते हैं, उसे देख के लगता है कि यहाँ के लोगों को त्रिकोणमिति का अच्छा खासा ज्ञान है। आगे चल के इजिप्ट की सभ्यता को भी जब देखा गया तो जितने सुंदर पिरामिड है, बिना त्रिकोणमिति के ज्ञान का ये जान पाना संभव नहीं है। और त्रिकोणमिति का सबसे ज्यादा विकास जो है हमारे भारत में ही हुआ। हमारे भारत के ही अच्छे अच्छे मैथमेटिशियन आर्यभट्ट, भास्कर, फर्स्ट सेकेंड, ब्रह्मगुप्त, ये लोगों ने मिलके त्रिकोणमिति को बहुत ही अच्छे आयाम पे लेके गए। अब आप पूछोगे कि सर ये सब बात तो अच्छी है, हम लोग क्यों पढ़े, हमें पढ़ने से डेली लाइफ में क्या फायदा है। तो बहुत फायदा है। आपके गांव में कोई मंदिर जरूर होगी, मंदिर के ऊपर एक छोटा सा झंडा लगा हुआ रहता है। आपके मन में सवाल उठता होगा कि इस मंदिर की ऊंचाई कितनी है। आप मंदिर के ऊपर चढ़ के उसे नहीं नाप सकते हो, पुजारी आपको जो है पिटाई कर देंगे। तो उसके लिए बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपको त्रिकोणमिति का अच्छा सा ज्ञान है तो आप सिर्फ एक उन्नयन कोण पता करके, इस कोण को पता करके और इस डिस्टेंस को माप के त्रिकोणमिति के ज्ञान से इस मंदिर का हाइट भी निकाल सकते हो। बिल्कुल इसी तरीके से बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे फायदे हैं त्रिकोणमिति के। जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ोगे आपको वो दिखता जाएगा। तो चलिए फिर से हम चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर के शुरुआत में सबसे पहले आपको जानना है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, आप एक सूत्र जानते होंगे, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आप पहले भी इसे पढ़े होंगे लेकिन शायद इसका नाम नहीं जानते होंगे। कर्ण का जो स्क्वायर है वो इक्वल होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यानी कि अगर आपको किसी त्रिभुज में कर्ण दे दिया जाए और लंब भी दिया रहे और आधार पूछे तो आप आसानी से इस फॉर्मूला के थ्रू निकाल सकते हो। अब पूछोगे सर कर्ण, लंब और आधार होते कौन है, तो ये पहचानना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि पूरे त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे तो एक एंगल उसका 90 डिग्री है, ये तो फिक्स ही होगा। ये कोई एक एंगल 90 डिग्री है वो फिक्स है। अब 90 डिग्री के जो जस्ट सामने है, जस्ट अपोजिट है उसके, वो कर्ण होगा। जो अपोजिट है कर्ण होगा। अब लंब और आधार
इस बात पे निर्भर करेगी कि हम कौन से कोण को ले रहे हैं, कौन से एंगल को ले रहे हैं। अगर हम एंगल सी लेके चलेंगे, इस कोण को देख करके चलेंगे, तो जस्ट इस कोण के अपोजिट यानी कि उल्टा सामने में जो है वो लंब कहलाएगा। और जिसपे ये कोण, ये थीटा बना हुआ है, वो आधार होगा। कहोगे सर ये थीटा क्या है? तो थीटा एक सिंबल है, इसको थीटा बोलते हैं। ये एक सिंबल है जिससे आप किसी कोण को दिखाते हो, जिससे कोण को शो करते हो। जैसे मीटर को लिखने के लिए एम लिख देते हो, किलोमीटर के लिए के एम लिख देते हो, वैसे ही किसी भी एंगल को बताने के लिए आप थीटा लिख सकते हो। थीटा का मतलब कोई कोण होता है। अब अगर थोड़ा सा बदल दे और अगली बार आपसे पूछ दे, इस बार सी कोण को ना दे करके ए कोण दे दे, इस कोण के बारे में पूछ दे, तो कर्ण तो यही रहेगी, 90 डिग्री के अपोजिट जो है कर्ण तो यही रहेगी, लेकिन लंब जो है अब इस बार ये हो जाएगा। बिल्कुल कोण पे डिपेंड करेगा, लंब और आधार कोण पे डिपेंड करेगा। कोण के जस्ट अपोजिट वाला जो है ये लंब होगा, ये वाली भुजा जो है लंब कहलाएगी, और जिसपे ये कोण बना हुआ है ये आधार कहलाएगा। आधार है ना। अब थोड़ा इसको बड़ा बड़ा नाम है, इसको शॉर्ट करते हैं। कर्ण को H से डिनोट करते हैं। H इसलिए करते हैं क्योंकि ये इंग्लिश में होता है हाइपोटेनस। लंब को P से और आधार को B से। कर्ण हाइपोटेनस, आधार यानी बेस, और लंब मतलब परपेंडिकुलर। ये नाम भी आप इंग्लिश में भी याद रखोगे। है ना। यानी कि लंब को हम P से डिनोट करेंगे, कर्ण को H से और आधार को B से। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें AB 4 है, BC 3 है और हमसे AC पूछ रहा है। आप देख रहे हो समकोण त्रिभुज है, और अभी अभी हम पाइथागोरस प्रमेय देखे हैं, और उस संबंध का उपयोग करके हम AC का मान निकाल सकते हैं ना। AC क्या होगा? यहाँ मेरा कर्ण होगा, कर्ण है जो कि दिया हुआ नहीं है, तो इसको कर्ण जैसे है वैसे ही लिख देते हैं। और लंब, अगर इस कोण को देखें तो लंब यहाँ पे ये है, यानी 4 का स्क्वायर, और आधार यानी इसको देखें प्लस 3 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 16 प्लस 9 यानी कि 25, यानी कर्ण स्क्वायर क्या हुआ? 25। अब कर्ण का स्क्वायर 25 है, तो कर्ण का मान क्या हो जाएगा? इधर स्क्वायर में है, इधर जाकर के क्या हो जाएगा? रूट में लग जाएगा, यानी कर्ण का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा √25, यानी कि प्लस माइनस 5। चूंकि किसी भी भुजा का मान माइनस में तो होगा नहीं, निगेटिव होगा नहीं, इसलिए इसका वैल्यू जो है 5 आएगा। क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आप देख रहे हैं क्वेश्चन में केवल 2 भुजा दिया था और तीसरा आपसे पूछ रहा था, तो आप निकाल लिए इस फॉर्मूला के द्वारा। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन को बदल दिया जाए, अगर इसको दे दे 12, इसको दे दे 13, और आपसे इसका मान पूछ दे, तो क्या आप निकाल सकते हो? जरूर निकाल सकते हो, इसी फॉर्मूला का यूज करके। इस बार क्या किया है? कर्ण का वैल्यू दे दिया, लंब का वैल्यू दे दिया, आधार का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो इस बार फिर से हम फॉर्मूला लगाते हैं, h² इज इक्वल टू P² प्लस B²। H मतलब कर्ण है, P मतलब लंब है, और B मतलब आधार है। H दिया है 13 का स्क्वायर, P दिया है मेरा 12 का स्क्वायर, और फिर B हो जाएगा मेरा, यही तो निकालना है, तो इसे हम B² जैसे है वैसे ही लिखते हैं। तो ये हो गया 169 इज इक्वल टू 144 प्लस B²।
यानी कि यहां पर भी b कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। बहुत आसान है। क्वेश्चन लगभग ऐसा ही रहेगा, कभी भी आपको तीनों भुजा का मान नहीं देगा, सिर्फ 2 भुजा का मान देगा, तीसरा भुजा का मान आपको खुद ही निकालना है। अब हम एक नया टॉपिक जानते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। सबसे पहले अनुपात के बारे में तो आप समझते ही होंगे। जैसे कि यहाँ पे 3 भुजा से ये त्रिभुज बना हुआ है, इस दोनों के बीच का या किसी भी दो के बीच का अनुपात जनरली आप कैसे निकालते हो। जैसे पूछेगा AB और AC के बीच का अनुपात, तो आप आसानी से कर सकते हो ना, AB बाय AC इज इक्वल टू 4/5। उसी तरीके से पूछ देगा 10 है और एक नंबर 15 है, इस दोनों के बीच का अनुपात निकालना है, तो कैसे निकालते हो, आसान है, 10/15 कर देते हो और फिर कट के ये 2/3 होता है और आप लिखते हो 2:3। इसी तरीके से ना अनुपात निकालते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात भी कुछ इसी प्रकार से करेंगे। जैसे 3 है, एक कर्ण है, चूंकि कोण ये है इसलिए इसका अपोजिट वाला जो है लंब होगा और ये आधार होगा जिसपे ये बना हुआ है। सिंबल भी दे देते हैं, इसके लिए H, इसके लिए P और इसके लिए B दे देते हैं। अब देखो पहला अनुपात हमने क्या रखा, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, 4 है तो 4 दे दिए, और कर्ण कितना है, 5 है तो 5 दे दिए। फिर दूसरा अनुपात है आधार बटे कर्ण, यानी कि 3/5, और एक अनुपात है लंब बटे आधार, यानी 4/3, 4/3। अब देखो इस तरह के अनुपात का पूरे चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, हम हर जगह इस अनुपात को यूज करेंगे। तो आप ही बताओ क्या इतना बड़ा बड़ा जो है ये लिखना उचित होगा, नहीं ना। तो हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट करने का एक तरीका है कि हम लंब बटे कर्ण लिखने के बजाय हम सिंपली इसको P/H लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, P/H लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, B/H, और इसको लिख सकते हैं P/B। पूछोगे सर ये क्या है, बस वही है, P मतलब परपेंडिकुलर लंब, H मतलब हाइपोटेनस यानी कर्ण, B मतलब बेस आधार, H मतलब जान रहे हो, P मतलब लंब और B मतलब आधार, परपेंडिकुलर और बेस। अब देखो इस चैप्टर की सबसे सुंदर बात यही है, अब शुरू होने वाली है। ये जितने भी अनुपात है इसका एक स्पेशल नाम दिया गया है, एक स्पेशल चीज दिया गया है। ये जो अनुपात है इसे ही हम कहते हैं साइन थीटा, है ना। और ये वाली जो है B/H, इसी को कहते हैं हम कॉस थीटा, और ये जो है इसे कहते हैं टेन थीटा। ये तीनों नाम आपके लिए थोड़ा सा नया होगा, अगर 10th में आप इसी साल गए हो तो ये थोड़ा सा नया होगा। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इस तरीके का आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, आपको 6 के बारे में जानना है। मैं पूरे 6 यहाँ पे लिख रहा हूं। तो वे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात मैं यहाँ पे लिख चुका हूं, आप इसे अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए। अब आप देख सकते हो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब आप कहोगे कि सर ये सब नाम क्या है, मैथमेटिशियन जो थे उनके दिमाग में क्या चल रही थी जो ये सब नाम रखे, क्या अपने मन से ऐसा वैसा नाम रख दिया गया क्या। तो वैसा नहीं है, इस नाम के पीछे भी कुछ रहस्य है। ये जो थीटा का मतलब तो आप लोग समझ रहे हो कि थीटा से हम किसी कोण को रिप्रेजेंट करते हैं, कोण को बताते हैं। ये साइन जो बना हुआ है, सबसे पहले इसका नाम साइनस था, जो कि आगे चल के साइन हुआ, लंबा था इसलिए इसका 3 लेटर उठा करके बना दिया गया साइन थीटा, इसको हिंदी में कहते हैं जया। ये सब जान सकते हो, बड़ा ही मजेदार बात है। कॉस थीटा जो है ये बना हुआ है कोसाइन से, जैसे साइन है वैसे ही है कोसाइन, तो इसका भी 3 लेटर उठा करके बना दिया गया कॉस, इसको हिंदी में कहते हैं कोजया। और टेन थीटा जो है ये बना हुआ है टेंजेंट से, ये बना है टेंजेंट, जिसको कहते हैं स्पर्श जया।
इसका भी 3 लेटर लेकर के बना दिया गया tan थीटा। अब आप कहोगे कि सर ये याद कैसे करेंगे? तो ये याद करना बहुत ही आसान है। आपको इसको जो है बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो, थोड़ी सी परेशानी आएगी, लेकिन जब 2-3 दिन आप पढ़ लोगे तो ये आपको लाइफ टाइम के लिए, बुढ़ापे तक जो है याद रहेगी। आपको बार बार बोलना है साइन इक्वल टू p/h cos यानी b/h tan यानी कि p/b ऐसे बोलना है। अब कहोगे कि सर ये तीनों तो याद हो जाएगा, इसको याद करने का फंडा क्या है? तो ये भी बहुत ही आसान है। कोसेक जो है ये साइन का उल्टा होता है। जैसे साइन थीटा बराबर p/h था, कोसेक थीटा h/p हो जाएगा। यही चीज उलट जाएगा, साइन थीटा क्या होगा? उलट जाएगा। कोई इसको धक्का दे दिया, ये धम से गिर गया और उलट गया, बन गया h/p। कॉस थीटा है, इसका उल्टा जस्ट आपका आ जाएगा सेक थीटा, है ना। सेक थीटा कॉस थीटा को उल्टा दिए, b/h था हम h/b कर दिए। और उसी तरीके से tan थीटा का जो उल्टा है यानी 1/tan थीटा b/p वो है कॉट थीटा। आपको सबसे पहले ये 6 नाम याद कर लेना है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। ये 6 का 6 नाम आप याद कर लोगे। और उसी के साथ आप कहोगे कि सर इसका फॉर्मूला भूल सकते हैं या फिर उल्टा पुल्टा हो सकता है, तो मैं एक छोटा सा आपको ट्रिक बताता हूं, उसे याद रखोगे तो शुरुआत में आपसे ये मिस्टेक नहीं होगी। देखो बोलचाल के भाषा में भी आप साइन कॉस कहोगे, साइन कॉस कहोगे, यानी सबसे पहले साइन थीटा का नाम लोगे, यानी साइन थीटा जो है सबसे बड़ा भाई होगा, सबसे बड़ा होगा। और उसके बाद आप कॉस लिखोगे और साइन कॉस के बाद ही आप टेन थीटा कहते हो, तो टेन थीटा उसके बाद लिखोगे। अब किसके साथ कौन जाएगा तो उसके लिए याद रखो, साइन थीटा ये तीनों को हम मान लेते हैं भाई है, ये तीनों जो है कहीं और जगह से किसी दूसरे घर की जो है बहन है। क्योंकि ये सबसे बड़ा भाई है तो ये सबसे बड़ा खोजेगा। देख लो सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? कोसेक। 1 2 3 4 5 लेटर है इसमें, इसलिए साइन चला जाएगा कोसेक के साथ। साइन का उल्टा कोसेक, साइन की जोड़ी लगेगी कोसेक के साथ। अब कॉस कहेगा कि हम जो मेरे जैसी होगी हम उसी के साथ जाएंगे। तो देखो कॉस में एक सी है और एक एस है, और इसमें भी एक सी है और एस है। यहाँ पे 2 गुण मिल रहा है, यहाँ पे 2 गुण, 2 लेटर मैच कर रहा है, इसलिए कॉस चला जाएगा सेक के साथ। और टेन में 2 गुण तो नहीं लेकिन 1 गुण मिल रहा है टी, इसमें भी टी है और इसमें भी टी है, इसलिए टेन चला जाएगा कॉट के साथ। 1-2 बार के अभ्यास के बाद ये आपको कंठस्थ हो जाएगी। फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, कोसेक थीटा h/p, सेक थीटा h/b और कॉट थीटा b/p। कुछ नहीं करना है, बस अगर ये तीनों फॉर्मूला याद है तो ये भी बस उसको उल्टा करके हम आसानी से निकाल सकते। अब तक मैंने आपको जितना बताया आप इसके मदद से 8.1 पहला चैप्टर जो है पूरा बना सकते हो, बहुत ही आसानी से बना सकते हो। चलिए हम एनसीईआरटी से शुरू करते हैं। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है एक समकोण त्रिभुज जिसमें 2 भुजाओं का मान दिया हुआ है और आपसे कुछ राशि पूछा गया है। जैसे चलिए हम इस क्वेश्चन को जो है करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको शुरू में ही बोल दिया था कि क्वेश्चन में आपको सिर्फ 2 भुजा देगा, तीसरी भुजा जो है आपको खुद ही निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। अगर चूंकि देख लो थीटा क्या था? कोण था, और जो क्वेश्चन में है तुम्हें थीटा के जगह कोण का नाम दे देगा। जैसे यहाँ साइन ए है तो थीटा की जगह हम ए इसको मान लेंगे। अभी हम इस क्वेश्चन को, पहले वाले क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो साइन ए अगर ये हमारा थीटा का काम करेगा तो ये क्या हो गया? लंब हो गया मेरा, यानी कि P बराबर हो गया 7, और जिसपे ये बना है ये हमारा B हो जाएगा, है ना। और ये जस्ट 90 डिग्री के जो अपोजिट वाला है वो कर्ण है, H है, और नहीं दिया है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, H² =
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, या फिर h इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा रूट अंडर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यानी 576 प्लस 49 इज इक्वल टू रूट अंडर 625, जो कि सॉल्व होके आएगा h इज इक्वल टू 25। h कितना आ जाएगा 25। अब देखो हमको तीनों भुजा मिल चुका है, b भी, p भी और h भी। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है हम आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि साइन a पूछा है हमसे। क्या पूछा है? साइन a। तो सबसे पहले हम साइन का फॉर्मूला लिखेंगे। साइन का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? p बाय h, है ना, p बाय h लिखेंगे। अब आप ही बताओ a के लिए, यानी a कोण के लिए p कौन होगा? जस्ट उसके अपोजिट है, यानी कि 7 हो जाएगा। और h कौन होगा? तो दोनों के लिए ये फिक्स है, h 25। तो साइन a का वैल्यू क्या हो गया? 7 बाय 25। बहुत ही आसान है। इसी तरीके से आगे cos a का वैल्यू हम देखते हैं। cos a का, cos a, देखो एंगल यही है, रेशियो बदल गई। cos का मतलब क्या है? b बाय h है। अब बताओ a एंगल के लिए b कौन होगा, यानी बेस कौन होगा? तो जिसपे ये a एंगल बना हुआ है, यानी कि ये, यानी b के लिए हम लिखेंगे 24 और h के लिए जो है वही 25, यानी आंसर हो जाएगा 24 बाय 25। उसी तरीके से आगे है साइन c। क्वेश्चन नंबर सेकंड है साइन c। साइन c, देखो साइन है तो आप फॉर्मूला वही लगाओगे p बाय h। पिछली बार साइन a पूछा था, यानी कोण a था। अब जो है साइन c दे दिया है, यानी कोण बदल जाएगा। इस बार जो है कोण मेरा ये हो जाएगा, थीटा ये हो जाएगा। तो c के लिए p क्या हो जाएगा? जस्ट c के जो उल्टा है, यानी कि 24। और h तो यही है, फिक्स है, वही रहेगा 25। साइन c बराबर हो जाएगा 24 बाय 25। और cos c पूछे तो cos के लिए पहले फॉर्मूला लिखेंगे b बटा h। c के लिए b क्या हो जाएगा? तो ये जिसपे ये कोण बना हुआ है, यानी 7 बटा 25, है ना। बहुत आसान है। इसी तरीके से मैं आगे बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है एक त्रिभुज दिया हुआ है, जिसमें 2 भुजा भी दे दिया गया है, और आपसे पूछ रहा है tan p माइनस कॉट r का जो है वैल्यू पूछ रहा है। तो आप सीख चुके हैं कि अगर 2 भुजा दिया है तो तीसरा भुजा हम कैसे निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके। मैं बार बार एक ही क्वेश्चन आपको यहाँ नहीं सिखाऊंगा। मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ाने वाला नहीं हूं, मैं आपको बताऊंगा कि पढ़ना कैसे है। मैं बस सिखाऊंगा, प्रैक्टिस आपको खुद करना है। जब मैं पूरा चैप्टर बता दूं तो आप घर में कॉपी पे अच्छे से सुंदर से सारा क्वेश्चन बना के हमें व्हाट्सएप करें। मैं उसे जांच करूंगा कि आप अच्छे से बना रहे हो या नहीं। अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो आप दिल से पढ़ाई करो। जहां भी परेशानी आएगी मैं आपका मदद करूंगा। मुझे ऐसे भी बोर्ड और यूट्यूब पे पढ़ाने की आदत नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए इतना कर रहा हूं। तो आपका भी ड्यूटी बनता है कि आप मेहनत करें, हमसे 4 गुना ज्यादा मेहनत करें। और आप देख सकते हो इसको जब सॉल्व करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से तो वो आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। अब tan p कह रहा है, सॉरी p q r ऐसे है, p q और ये मेरा r है, यानी q जो है 90 डिग्री है, p और r जो है अलग अलग दिया हुआ है। tan p निकालना है। ये सॉल्व हम कब कर पाएंगे? जब हमको tan p का वैल्यू मिलेगा और cot r का मिलेगा। तो tan थीटा का आप फॉर्मूला क्या सीखे थे? p बाय b। और cot थीटा क्या था? इसी का तो दोस्त था, इसी का तो पार्टनर था। जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, cot थीटा बराबर हो जाता था b बटा p, है ना। अब देखते हैं tan p का मान क्या हो जाएगा। tan p बराबर हो जाएगा, देखो tan के लिए p बाय b लिख दिए, और p एंगल यहाँ पे p ये है, तो p के लिए p कौन हो जाएगा, यानी लंब कौन हो जाएगा, परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, इसके लिए ये हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 5।
और b यानी कि आधार क्या हो जाएगा, जिसपे ये बना हुआ है, यानी 12। तो tan p का वैल्यू आ गया 5/12। उसी तरीके से cot r हम निकालते हैं, तो cot का पहले फॉर्मूला लिख देंगे b/p। अब देखेंगे आर एंगल के लिए बी का काम कौन करेगा। देखो अब एंगल बदल गया, अब ये थीटा आ गया। आर के लिए बी यानी आधार का काम करेगा ये 5, और पी का काम कौन करेगा, जस्ट इसके जो अपोजिट है, जो उल्टा है, यानी कि 12। आप देख सकते हो tan p का वैल्यू भी 5/12 है और cot r का भी वैल्यू जो है 5/12 है। यानी इसको सॉल्व करेंगे, tan p माइनस cot r इज इक्वल टू 5/12 माइनस 5/12 इज इक्वल टू 0, है ना। अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तीसरा क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताने वाला हूं। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सुंदरता यह है कि आप एक अनुपात सिर्फ अगर जान जाते हो, साइन कॉस टेन कॉट, किसी का भी एक का भी वैल्यू जान जाते हो, तो बाकी बचे पांचों का वैल्यू आप उसी से निकाल सकते हो। पूछोगे कि कैसे। मान लो कि आपको दे दिया है साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू दे दिया है कोई 5/13 आपको दे दिया, और पूछ देगा बताओ कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा क्या होगा। तो आप एक वैल्यू जानने के बाद बाकी सब अपने आप बता दोगे। कैसे, तो हम जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H होता है, यानी P/H हमारा 5/13 होगा, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो P बराबर हम लिख लेते हैं क्या है 5, H बराबर क्या है 13। आप पाइथागोरस थ्योरम से पढ़े थे ना ये संबंध। अगर b हमको निकालना रहे तो हम निकाल सकते हैं ना, h² इज इक्वल टू p² प्लस b² से। तो b हमारा हो जाएगा √h² माइनस p², यानी 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 169 माइनस 144 इज इक्वल टू √25 बराबर 5। आपने देखा एक वैल्यू दिया हुआ था जिससे हम P और H निकाले। अब अपने आप जो है हम पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करके बाकी का बचा B भी निकाल लिए, जो कि हमको आया 5। अब हम सब बता देंगे, सारा आंसर दे देंगे। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B/H, तो B अभी तुरंत निकाले हैं 5 आया, और H तो क्वेश्चन में दिया है 13 है। टेन थीटा P/B होता है, तो P हम जानते हैं क्वेश्चन में 12 है, और B अभी तुरंत निकाले 5। कोसेक थीटा क्या होता है H/P, कोसेक थीटा होता है H/P। H कितना है 13 और P कितना है 12, यानी कि अगर एक अनुपात दे दिया जाए तो आप बाकी का पांचों अनुपात निकाल सकते हो। चलो इसी कंसेप्ट पे हम जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही आसानी से सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन दिया है 3rd नंबर क्वेश्चन, साइन A इज इक्वल टू 3/4। तो आपको निकालना है cos A और tan A का वैल्यू, cos A और tan A का वैल्यू अभी तुरंत हम सिखाए थे। साइन A है, यानी कि ये P/H हो जाएगा। P मेरा 3 है और H मेरा 4 है। B मेरा निकालना है, उसी फॉर्मूला से निकाल देंगे, √4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा √4 चौक 16 माइनस 9, यानी कि √7। कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करना है। अगर आपसे कहीं गलती होगी तो वो सिर्फ कैलकुलेशन में हो सकती है, कंसेप्ट में कहीं भी दिक्कत होने वाला नहीं है। और वो कैलकुलेशन मिस्टेक भी आप बार बार प्रैक्टिस करके दूर कर सकते हो, उसका और कोई सॉल्यूशन नहीं है। बार बार प्रैक्टिस से कैलकुलेशन मिस्टेक जो है वो दूर होगा। यानी बी का वैल्यू हमको मिल गया कितना, √7। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है B/H। तो B अभी तुरंत हम कितना निकाले, √7 निकाले, और H कितना है, तो क्वेश्चन के थ्रू ही 4 है। उसी तरीके से tan का फॉर्मूला P/B होता है, तो P कितना होगा 3, और
b कितना है तो √7। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देख रहे हैं कितना आसान तरीका से क्वेश्चन जो है बन रहा है। चौथा क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का है, जिसमें आपको दिया है 15 cot A = 8। तो आपको बताना है sin A और sec A क्या फॉर्मूला है ना। बहुत आसान है। 15 cot A आपको जो है दिया गया है cot A = 8 है। तो इस 15 को हम RHS में ले जाके cot A = 8/15 नहीं कर लेंगे। cot किसका फॉर्मूला था तो ये tan का देखिए दोस्त है, tan का उल्टा है। tan होता था P/B और cot हो जाएगा B/P, यानी B के जगह हो जाएगा मेरा क्या, B बराबर हो जाएगा 8 और P बराबर हो जाएगा 15। H निकालना है, वही फॉर्मूला लगा देंगे √P² + B², यानी कि हो जाएगा 64 + 15 का स्क्वायर 225। 17 हो गया, यानी दोनों को ऐड करके आया 289 और 289 का रूट हो जाएगा 17। H का वैल्यू हमको मिल गया 17। अब कितना आसान है sin A निकालना। sin A यानी P/H करना है। P का वैल्यू कितना है 15 और H का वैल्यू अभी हम तुरंत निकाले 17। ये आंसर हो गया। उसी तरीके से आप sec A भी निकाल सकते हो। sec क्या था, cos का उल्टा था। S और C दिख रहा है, cos का उल्टा है। cos होता था B/H और ये हो जाएगा H/B, यानी कि H कितना है 17 और B कितना है 8, तो 17/8 हो गया। बहुत ही आसान है। इसी तरह से पांचवा क्वेश्चन बहुत सुंदर है, आप खुद से बनाओगे, आप होमवर्क के रूप में लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 आप बना करके एक क्वेश्चन को बनाने के बाद आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। इसमें आपको cot A का वैल्यू दिया हुआ है, नहीं sec थीटा का वैल्यू दिया हुआ है और बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, सिद्ध करने वाला है। तो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन आप पहले खुद से ट्राई करोगे, खुद अपना दिमाग लगाओगे और बनाने की कोशिश करोगे। उसके बाद मैं इसको बताऊंगा। और फिर 7 नंबर क्वेश्चन जो है ये भी बहुत सुंदर है, ये भी आप खुद से बनाओगे, बन जाएगी। इसी तरीके से 8, 9, 10, 11 हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। जिस तरीके से मैं आपको बताया हूं, एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर में ऐसा नहीं है जो आपसे छूट जाएगा। इस पूरे वीडियो को तुम बार बार रिपीट करके देखो और इस पूरे चैप्टर को तुम सॉल्व करो। इसको जब अच्छे से सीख जाओगे तो आगे मैं और भी वीडियो लाऊंगा। आपका चैप्टर से ये पहला वीडियो था, थोड़ा बहुत मिस्टेक्स हुए होंगे, अगली बार मैं इसे सुधारने की कोशिश करूंगा। आपका सपोर्ट चाहिए, आप लोग अच्छे से पढ़ो। स्कूल और कोचिंग में जाओगे तो सबसे पहले यही चैप्टर पढ़ाया जाएगा आपको, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आप सबसे आगे रहोगे क्योंकि आप पढ़ाई सबसे पहले स्टार्ट कर चुके हो। बनाओ, पूरा चैप्टर को बनाओ। कहीं प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हो। वहां अगर थोड़ी सी शर्म आती है तो कोई बात नहीं है, व्हाट्सएप पे भी हमसे पूछ सकते हो। स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर मैं बुक के साथ आप सबको दिया हूं। आप अच्छे से पढ़ाई करो, कहीं भी प्रॉब्लम आती है उसके लिए हम आपके साथ रहेंगे। सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने फ्रेंड को भी चैनल के बारे में बताना, क्योंकि जब तक तुम लोग सपोर्ट नहीं करोगे एनर्जी नहीं आएगी, और एनर्जी नहीं आएगी तो फिर वीडियो बनाने में मजा नहीं आएगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।